Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 7, conservation of plants. Question number 6, answer the following in 3 to 4 sentences, right? Answer the following in 3 to 4 sentences. What are the causes and consequences of deforestation? The causes of deforestation are use land for cultivation, building houses and factories, making furniture और using wood as fuel. तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है, कौन से रीज़न से डिफॉरेस्टेशन होता है? तो लैंड को ज़्यादा कल्टीवेट यानी एग्रीकल्चर कैरी करने के लिए लैंड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हाउसेज भी बढ़ रहे हैं, हाउसेज भी बढ़ रहे हैं और फैक्ट्रीज भी बढ़ रहे हैं, राइट? बिकॉज डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग. तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट की जगह को फैक्ट्रीज में कन्वर्ट किया जाता है, हाउसेज में कन्वर्ट किया जाता है और फर्नीचर के लिए हम जो वुड यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वुड लेने के लिए हम ट्रीज़ को कट करते हैं. अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. अब उसके बैड इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे हम ट्री कट करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट मीन्स ज़्यादा जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते थे वो ही नहीं रहेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, राइट? इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है उसकी वजह से और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस. उससे क्या होता है, रेनफॉल पे भी इफेक्ट होती है और फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो भी खराब हो जाती है और दिन ब दिन वो डिक्रीज होते जाती है. वॉट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. समझो कि एक दिन एक भी ट्री नहीं बचेंगे तो फिर आप बच्चों सोच सकते हो कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा. सो इट विल disturb the balance of nature. It increases the temperature and pollution level on the earth. इससे वो क्या इंक्रीज करेंगे? पोल्यूशन लेवल और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं. There will be increased chance of natural calamities such as flood and droughts. तो इससे क्या होगा, जो ड्रॉट्स यानी एक कभी ऐसा होगा कि कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई और बहुत सारा पानी सब जगह भर गया है और दूसरी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि बारिश न गिरने की वजह से वो एरिया में ड्रॉट यानी बिल्कुल भी पानी उधर नहीं मिल सकता है. देयर विल बी डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड रेनफॉल. इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और रेनफॉल भी हमारा इफेक्ट होता है क्योंकि जो वेपर्स एब्जॉर्ब होते हैं इवेपोरेशन में तो ट्रीज़ भी उसके अंदर बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करते हैं. जैसे कि ओशन में से तो पानी एब्जॉर्ब हो सकता है लेकिन लैंड के ऊपर तो इतना पानी नहीं होता है. जो ट्रीज़ होते हैं वो ट्रांसपीरेशन से इवेपोरेशन में वाटर्स को वेपर में कन्वर्ट करते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल्स में लूज देयर नेचुरल हैबिटेट. अब हम लोग फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर देंगे तो कितने सारे एनिमल्स के हम हाउसेस उजाड़ रहे हैं, राइट? सो दे विल नॉट गेट ए नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दे कैन डाई ऑल्सो. जैसे कि हमारा घर किसी ने ले लिया तो हम कैसे हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, वैसे ही एनिमल्स को भी तकलीफ हो सकती है. वॉट विल हैपन इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड? अगर सॉइल का जो टॉप लेयर है उसे एक्सपोज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल में डिक्रीज. अब ऊपर का जो लेयर है जिसमें प्लांट्स वगैरह डेड डिकेइंग पार्ट्स अंदर मिक्स होके ह्यूमस क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो टॉप लेयर है उसमें से ह्यूमस कंटेंट कम हो जाएगा. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज. इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. धीरे धीरे क्या होगा, वो जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब हमारी कंट्री में कितने सारे डेजर्ट्स भी है, राइट? तो वो डेजर्ट्स कैसे बने हैं बच्चों? वो डेजर्ट्स यही सब रीज़न से बने हैं. एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. अब वो रेनफॉल को कैसे कम करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस.
ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीजेज एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो डिक्रीज। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, ट्रीज कट जाएंगे और वो कम हो जाएंगे और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज के ऊपर जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं और ट्रीज ही हम काट देंगे तो लीव्स ही नहीं बचेंगे जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। एज अ रिजल्ट लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीजिंग अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन तो कम ही मिलेगा हमें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और वो क्या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, हीट रेज यानी जो सनलाइट की रेज होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अर्थ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। इससे क्या होगा, वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे और रेनफॉल भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। What do you know about biosphere reserve area? Biosphere reserve areas are the areas meant for conservation of biodiversity. अब ये जो बायोस्फीयर है वो क्यों बनाए जाते हैं रिजर्व्स, ताकि बायोडाइवर्सिटी जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को भी उसके अंदर बचाया जाए। They are large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal livings in the area। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो क्या करते हैं, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, प्लांट्स को करते हैं, एनिमल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखते हैं और ट्रेडिशनल लाइफ में जो रहने वाले ट्राइबल्स होते हैं उसे भी वो लोग बचाते हैं। सो द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी मेंटेन होगी। पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। पंचमहरी जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल है। गिव साइंटिफिक रीजन। नंबर 1, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर शुड बी डन। पेपर का हमें रिसाइकल क्यों करना चाहिए? टू मेक 1 टन ऑफ पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट। अब समझो कि 1 टन पेपर हमें बनाना है तो उसके लिए 17 पूरे ट्रीज यानी 17 ट्रीज को पूरा कट कर दिया जाता है, उसके रूट्स भी नहीं बचते हैं, राइट। सो बाय सेविंग ऑफ पेपर वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कटिंग। तो अब हम पेपर को सेव करेंगे, उसे रिसाइकल करके रीयूज करेंगे तो उतने ट्रीज हमें कम काटने पड़ेंगे। पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। तो हम जो पेपर यूज करते हैं उसे हम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। सो बाय रीयूज एंड रिसाइकल वी कैन सेव द ट्रीज। तो हम ऐसे ये यूज मीन्स रीयूज और रिसाइकल करके पेपर को अगर हम रीयूज और रिसाइकल करेंगे तो हम ट्रीज को बचा सकते हैं। देयरफॉर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर शुड बी डन, राइट। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ता जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग होता है। ट्रीज डिक्रीज ऑन द ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। दिन ब दिन क्या हो रहा है, ट्रीज डिक्रीज होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हमें कैरी करना पड़ रहा है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज बिकॉज ऑफ फ्यूअर ट्रीज। अब ट्रीज कम हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन से तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज। अब फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारा बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट रेज को अर्थ पे रिफ्लेक्ट करती है, राइट। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक डिफॉरेस्टेशन का ही हमें रिजल्ट मिलता है, राइट। सो वी शुड टेक केयर दैट day by day we should not cut trees which are a very important part of our ecosystem. Number 3, the answer of deforestation is reforestation. Yes, हम deforestation करते हैं और उसके सामने हम reforestation करेंगे तो ये दोनों interrelated है। How? Due to deforestation, the level of carbon dioxide increase in atmosphere. अब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होता है।
सॉइल इरोजन इंक्रीज एंड सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो सॉइल इरोजन यानी ट्रीज जो रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखते हैं वो रूट्स ही नहीं बचेंगे, तो सॉइल इरोजन इजीली होगा। इरोजन मीन्स वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल, तो सॉइल वॉश हो जाएगी तो उसके जो फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। नेचुरल बैलेंस इन एन एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब, तो इससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। टू प्रिवेंट ऑल दिस वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, तो हम जितने ट्रीज कट कर रहे हैं उतने ही ट्रीज हम उसके सामने ग्रो करते रहेंगे तो उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees। अब समझो कि हम कुछ जगह पे हाउसेस के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे खाली स्पेस होती है उधर हम प्लांट्स ग्रो करके नया फॉरेस्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज reforestation। Write difference between the following: wildlife sanctuary and biosphere reserve। Wildlife sanctuary, it is an area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat। Wildlife sanctuary में क्या हम करते हैं, एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, उसको बचाते हैं और उसके जो हैबिटेट है जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, it is large area of protected land for conservation of wildlife, example plants and animal resource। अब जो बायोस्फीयर है उधर क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारा जो प्लांट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसे हम बचाते हैं, राइट। नंबर 2, हंटिंग एंड पोर्चिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड। सेंचुरी में हम हंटिंग और पोर्चिंग ऑफ एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में मैनी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर इंक्लूडेड इन इट। बायोस्फीयर के अंदर सेंचुरी और नेशनल पार्क्स मिला के बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं। Zoo and wildlife sanctuary. What is zoo? In a zoo, wild animals and birds are enclosed in cages। Zoo में क्या करते हैं, हम एनिमल्स और बर्ड्स को केजेस में रखते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स और बर्ड्स को फ्रीली फॉरेस्ट में घूमने दिया जाता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हैबिटेट ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जू में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को केज में रख के उसके आजू बाजू में हम उसके लिए नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है, राइट। इट इज़ नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या है, फॉरेस्ट को ही सेंचुरी में कन्वर्ट करके वाइल्ड लाइफ को उधर नेचुरल हैबिटेट हम देते हैं। नंबर 3, केयर ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, फूड, हेल्थ एक्सेट्रा आर टेकन इन जू। तो यहाँ पे जो है एनिमल्स के छोटे ज़रूरतों की ध्यान रखी जाती है, जैसे कि फूड, हेल्थ और प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। मेंटेन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड, तो इधर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो सेफ है या नहीं। नेक्स्ट, endangered species and extinct species। The species which are at the verge of extinction are called endangered species। जो species हमें दिख रही है कि वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं उसे हम endangered species कहते हैं। The species which exist no more on the earth are called extinct species। जो species earth के ऊपर exist ही नहीं करते हैं, पहले थे लेकिन अब नहीं है, उसे हम extinct species कहते हैं। By protective measures such as sanctuary, national park, protected projects, such species can be saved। तो इससे हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, सेंचुरी, प्रोटेक्टेड प्रोजेक्ट्स, तो ये सब स्टेप्स यूज़ करके हम उन्हें सेव कर सकते हैं। सच स्पीशीज़ कैन नॉट बी रिवाइव्ड अगेन। जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है उसे हम वापस ला नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर, लायन, वाइल्ड बफेलो एंड बरासिंगा आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और डायनासोर इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। डायनासोर हम लाना भी चाहते हैं तो भी हम नहीं ला सकते हैं, राइट। सो डायनासोर इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फाउना। ऑल द प्लांट स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ द एरिया। जो भी जितने भी प्लांट्स पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करते हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं। फाउना, ऑल द एनिमल स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड फाउना।
जो भी एरिया के अंदर पर्टिकुलर एनिमल्स जो उधर रहते हैं हैबिटेट में, उसे हम फाउना कहते हैं वो एरिया के लिए। द ग्रीनरी ऑन द अर्थ इज ड्यू टू फ्लोरा, हमारा अर्थ जो ग्रीन है वो फ्लोरा की वजह से है। मेंबर्स ऑफ फाउना आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। अब ये जो फाउना के जो स्पीशीज़ है वो फ्लोरा के स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड है खुद के फूड रिक्वायरमेंट के लिए। The member of flora are available to perform photosynthesis and absorb CO2 from atmosphere. फ्लोरा जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। एंड द मेंबर ऑफ फाउना आर अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो एनिमल्स है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, एंड अनएबल टू एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग: वाइल्ड एनिमल, एनवायरमेंट, विलेज, सिटीज, अर्थ एंड द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। Number 1, wildlife. Due to deforestation, wild animals lose their natural habitat. The number of animals of wild species decreases. Some becomes endangered and some may become extinct. अब क्या हो रहा है, दिन ब दिन डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो उससे वाइल्ड एनिमल्स जो है अपने नेचुरल हैबिटेट्स को लूज कर रहा है, यानी वो बेघर हो रहे हैं। उससे क्या होगा, दिन ब दिन वाइल्ड स्पीशीज़ जो है वो मर भी सकते हैं या इधर उधर भटक सकते हैं, राइट। तो वो डेंजर में भी है और कभी कभी वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। नंबर 2, एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। दिस में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। अब डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्रीज कम होंगे, फोटोसिंथेसिस कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो हीट है वो रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ पे, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब्स एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। इससे क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल भी हमारा इफेक्ट होगा। सॉइल इरोजन इंक्रीजेज एंड सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाएगा और सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ विलेजेस आर क्लोजली रिलेटेड विथ फॉरेस्ट। विलेजेस जो है वो फॉरेस्ट से क्लोजली रिलेटेड है। विलेज पीपल गो फॉर फ्यूएल, वुड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो विलेज के नज़दीक में फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट में जाके वुड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फ्यूएल के लिए भी वुड्स कलेक्ट करते हैं। फियर ऑफ फॉर पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एज दे ऑफन कम इन नियर बाय विलेजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो ये डिफॉरेस्टेशन से जो विलेज पीपल उसके ऊपर डिपेंड है वो नहीं रह पाएंगे। द विलेज पीपल मे किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर सेल्फ डिफेंस। तो अब वो क्या करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे तो वो खुद को बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को भी मार सकते हैं। नंबर 4, सिटीज़। There is no direct effect on cities by deforestation, but undesirable changes in climate such as hot summer, irregular rainfall, drought और floods may affect cities. अब जो cities के लिए हम deforestation कर रहे हैं तो वो ही खुद एक रीज़न बन सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ आएगी वो सिटीज़ को ही बेयर करनी है, जैसे कि कम रेनफॉल, पानी ही नहीं मिलना, राइट, या तो फिर फ्लड आना, लाइक दैट। Number 5, अर्थ। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्टर्बेंस इन सीजनल साइकिल एक्सेट्रा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गोज डाउन कॉजिंग वाटर स्कैसिटी। इससे क्या होगा कि पानी का जो लेवल कम हो जाएगा ड्रॉट की वजह से, तो वो हमारा साइकिल जो डिस्टर्ब हो रहा है तो रेन कम पड़ेगा और रेन कम गिरेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। द नेक्स्ट जनरेशन, दे विल बी अनएबल टू गेट प्योर एयर एंड वाटर, दे मे डू नॉट गेट क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। ये सब की इफ़ेक्ट में हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि उन्हें हम जैसे अर्थ ग्रीन देख रहे हैं उन्हें वो देखने ही ना मिले।
Why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. To make 1 ton of paper, 17 full grown trees are required to be cut. So to reduce the number, cutting trees we should save paper. अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है तो 17 ट्री हमें काटने हैं, तो हम अगर उसे रिड्यूस करना है तो हमें पेपर को सेव करना है. List of ways by which paper can be saved are: paper can be recycled and reused. Wastage paper should be collected and recycled it. Do not write unnecessary writing in answer sheet in examination and stop the wastage of it. Increase digital or net banking in bank sector. Use completely all pages of notebooks or fullscapes for classwork or homework. Do not spoil or waste the pages of notebook by just writing name or any unnecessary matter on it. Use surplus bank pages in the study for further standard. Give the textbooks to the junior students at the end of the year while you complete your study of the standard. अब बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप पेपर को बचा सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरी राइटिंग कम करो, राइट. पेपर्स अगर आप कलेक्ट मीन्स रफ पेपर कलेक्ट हुए हो तो उसे कोई ऐसे पर्सन को दो जो वो रिसाइकल करता हो पेपर को. नेक्स्ट, हमें पेपर सिर्फ नाम लिखने के लिए वेस्ट नहीं करना है. एग्जामिनेशन में जो हमारे पेपर्स जितने चाहिए उतने ही हमें यूज़ करने हैं, राइट. और डिजिटल नेट बैंकिंग हम लोग बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करेंगे तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, तो यूज़ भी कम हो जाएगा. इन टुडेज टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग नेट बैंकिंग वेरी नाइसली, राइट. और जो भी नोटबुक्स आप यूज़ करते हो, फुलस्केप बुक्स यूज़ करते हो, उसके एक एक पेज आपको क्लास वर्क और होमवर्क के लिए यूज़ करने हैं. और डोंट स्पॉइल और वेस्ट द पेपर नोटबुक्स बाय जस्ट राइटिंग नेम. सिर्फ नाम लिख के आपको वो पेज नहीं छोड़ना है, उसके नीचे आप कुछ टॉपिक्स भी लिख सकते हो. दूसरा कि आपके जो बुक्स ओल्ड हो गए हो तो नेक्स्ट ईयर आप दूसरे स्टैंडर्ड में जब आते हो तो वो ओल्ड बुक्स आपको जूनियर स्टूडेंट्स को देने हैं, ताकि वो नए ना खरीदे और नए बनाने के लिए हमें ज़्यादा ट्री कट ना करने पड़े. Right children? So we complete our solution. Thank you and have a nice day children.